हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक दैट इज द बेसिक्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। बेसिक्स इम्यून सिस्टम की मतलब कितनी तरह की इम्यूनिटी हमें होती है, उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, इम्यूनिटी को हम कितनी तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, इन सारी चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे। लेट अस बिगिन। नाउ बिफोर स्टार्टिंग के टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी कितनी तरह की होती है, हम पहले ये जान लेते हैं कि इम्यूनिटी एक्चुअली होती क्या है। एक इंसान ए है, एक इंसान बी है, दोनों ने एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैक्टीरिया का सामना किया। ठीक है, इंसान ए ने उसके प्रति कुछ अलग तरह का रिस्पॉन्स शो किया, इंसान बी ने उसके प्रति कुछ अलग तरह का रिस्पॉन्स शो किया। तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या इम्यूनिटी अलग अलग होगी? क्या इम्यून रिस्पॉन्स अलग अलग हो गया? जी हाँ, इंसान ए के अंदर जिस तरह के सेल्स हैं वो एक अलग तरह का इम्यून रिस्पॉन्स उसके लिए शो कर रहे हैं। इंसान बी के अंदर जिस तरह के सेल्स हैं वो उसके लिए एक अलग तरह का इम्यून रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं। ये पूरा जो डिफरेंस है ये होता है बेसिकली जीन्स का। इन दोनों के जीन्स अलग अलग हैं, इसलिए इन्होंने अलग तरह का रिस्पॉन्स शो किया। दैट मीन्स इनकी इम्यूनिटी भी वेरी करती है, उनमें अंतर है। लेकिन क्या इस तरह से हम बोल सकते हैं कि पूरी इम्यूनिटी ही अलग अलग है? नहीं, उनको तो हम दो बेसिक तरह से ही कैटेगराइज कर सकते हैं, वो होती है इन्नेट इम्यूनिटी और अडैप्टिव इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी वो होती है जो हमें हमारे जन्म से साथ में मिली है, जैसे कि हमारे स्किन, चमड़ी। ये जो चमड़ी है ये हर तरह के एंटीजन के लिए, हर तरह के फॉरेन पार्टिकल के लिए, हर तरह के बाहरी प्रभाव के लिए एक तरह से बिहेव करेगी। ये हमें जन्म से साथ में मिली है, इसलिए ये कहलाती है लेस स्पेसिफिक। लेस स्पेसिफिक का मतलब ये कोई खास अंतर नहीं देखेगी कि सामने से कौन अटैक कर रहा है, ये सबके लिए एक जैसा बिहेव करेगी। जैसे कि मान लीजिए हवा में डस्ट पार्टिकल्स हैं, धूल के कण हैं, तो एक कण एक है, एक कण बी है, तो वो कण एक के लिए भी वही रिस्पॉन्स शो करेगी जो वो सेकंड टाइप के पार्टिकल के लिए शो कर रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसकी ये है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मतलब चौकीदारी के लिए सबसे सामने जो खड़ी है वो है हमारी इन्नेट इम्यूनिटी। जैसे कि अगेन मैं फिर से स्किन का ही एग्जांपल दूंगी। बारिश की बूंदें आ रही हैं, स्किन उससे हमारा बचाव करेगी। बहुत तेज धूल हवा आंधी चल रही है, स्किन उससे हमारा बचाव करेगी। धूप है, गर्मी है, उससे स्किन हमारा बचाव करेगी। ठंड लग रही है तो स्किन हमारा बचाव करेगी। इस तरह से जो भी बाहरी प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ सकता है उससे जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो है स्किन। अगर इसी की जगह हम किसी बैक्टीरिया या वायरस या फंगस का नाम लें तो भी, चाहे वो बैक्टीरिया एस्चेरिचिया कोलाई हो, चाहे वो बैक्टीरिया साल्मोनेला हो, चाहे वो बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम हो, सबके लिए स्किन एक जैसा बिहेव करेगी। स्किन ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकती कि तुम अलग तरह के बैक्टीरिया हो या तुम अलग तरह के बैक्टीरिया हो, उसके लिए सब समान है। इसलिए ये नॉन स्पेसिफिक है, सॉरी लेस स्पेसिफिक है एंड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। इसके और भी एग्जांपल्स हैं जो हम आगे देखेंगे। दूसरी तरह की इम्यूनिटी जो है वो है अडैप्टिव इम्यूनिटी। अडैप्टिव इम्यूनिटी का मतलब जो हमने अपने जीवन काल में अडैप्ट की है, दैट वी हैव एक्वायर्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट। जैसे जैसे अपनी लाइफ में हम अलग अलग एंटीजेनिक रिस्पॉन्सेस को देखते जाते हैं, मान लीजिए कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, धीरे 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 करके हमारा शरीर उन सब के लिए अडैप्ट होता जाता है। तो ये तरह की इम्यूनिटी जो है वो हमें जन्म से नहीं मिली, ये हमने अपनी लाइफ में पैदा होने के बाद देखी, उनको एक्सपीरियंस किया। हमारे बॉडी के जो इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं उन्होंने उसे जांचा, परखा और फिर उसके हिसाब से खुद को अडेप्ट किया, उसके हिसाब से एंटीबॉडीज बनाए। दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज नोन एज एडेप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये जो होती है दिस इज द स्पेसिफिक वन, मतलब एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए एक तरह का रिस्पॉन्स, दूसरे तरह के बैक्टीरिया के लिए दूसरी तरह का रिस्पॉन्स, तीसरी तरह के बैक्टीरिया के लिए तीसरा रिस्पॉन्स। वायरल अटैक हुआ तो अलग रिस्पॉन्स। दैट मीन्स कि हर तरह का
एक पर्टिकुलर एंटीजेनिक जो भी अटैक हुआ है उसके लिए एक अलग तरह का रिस्पॉन्स शो करेगी। उसके लिए सब समान नहीं है, उसको उसी के तरह का जवाब वो देगी। इट कम्स इनटू प्ले आफ्टर एंटीजेनिक चैलेंज, मतलब शरीर में कोई एंटीजेनिक चैलेंज हुआ उसके बाद ही अडैप्टिव इम्यूनिटी अपना रिस्पॉन्स शो करेगी। ऑन द कॉन्ट्ररी इनेट इम्यूनिटी क्या करती है? इनेट इम्यूनिटी तो हमेशा हमारे पास है, वो हमें जन्म से मिली है। जैसे कि हमारे सर पे बाल है, हेयर्स है, दे आर प्रोटेक्टिंग आवर स्कैल्प। जैसे कि हमारी म्यूकस लाइंस है नोज में, मुंह में, गट लाइनिंग, ये पूरी म्यूकस लाइनिंग है, ये भी इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है। वो हमेशा प्रेजेंट है और हमेशा हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये तभी पिक्चर में आती है जब कोई एंटीजेनिक रिस्पॉन्स होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं इम्यून और इनेट इम्यून सिस्टम के। तो जो पहला एग्जाम्पल है दैट इज द स्किन। स्किन मतलब पहली लाइन हमारी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल्स इनेट इम्यून सिस्टम के। पहला एग्जाम्पल है स्किन, जिसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी तरह का बाहरी प्रभाव पड़ेगा अगर शरीर के ऊपर, कोई फॉरेन एंटीजन हमारे शरीर में घुसने की कोशिश करेगा तो वो सबसे पहले उसे गुजरना पड़ेगा हमारी चमड़ी से। स्किन से जब वो गुजर के आगे बढ़ेगा तभी कहीं जाके वो अटैक अंदर कर सकता है। मान लीजिए स्किन से भी वो अंदर घुस गया तो दूसरी चीज जो उसे मिलेगी वो है म्यूकस मेम्ब्रेन्स। वो शरीर में म्यूकस मेम्ब्रेन्स, हमारे शरीर में जहां पे भी जो ओपनिंग्स होती हैं मोस्टली वहां पे म्यूकस मेम्ब्रेन्स हमेशा ही प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल नेजल पैसेज है, माउथ है, पूरी गट, इंटेस्टाइन्स, एनल रीजन, ये जितनी भी जगह है जहां पे यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन्स हमेशा प्रेजेंट होती हैं। इन म्यूकस मेम्ब्रेन्स का क्या काम क्या होता है? इसमें प्रेजेंट होता है म्यूकस जो कि कोशिश करता है कि एंटीजन शरीर से बाहर निकल जाए। सीलिया प्रेजेंट होता है जो कोशिश करता है कि एंटीजन शरीर से बाहर निकल जाए। अगर कहानी यही खत्म हो गई तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके बाद भी अगर एंटीजन शरीर में अंदर एंटर कर गया तो उसके बाद क्या होगा? तापमान बढ़ेगा शरीर का। कोई इन्फेक्शन हो गया है तो बुखार आएगा। बुखार आना कोई बीमारी नहीं है, बुखार आना ये संकेत है कि हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन हुआ है। जो शरीर का तापमान बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, हमें फीवर आता है, उससे क्या होता है कि शरीर लड़ने की कोशिश कर रहा है कि कोई एंटीजन शरीर में स्प्रेड होने की कोशिश कर रहा है, मैं उसे रोकना चाह रहा हूं। तापमान बढ़ाया है ताकि वो उतने तापमान पे सरवाइव ना कर सके और वहीं के वहीं मर जाए। अगर कहानी यही खत्म हो गई तो बहुत अच्छा, नहीं तो और आगे बढ़ जाएगा और अडैप्टिव इम्यून सिस्टम को फिर पिक्चर में आना पड़ेगा और उसके लिए सेल मीडिएटेड या ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स शो करना पड़ेगा। लो पीएच, लो पीएच जैसे कि स्टमक में होता है। मोस्टली हम लोग किसी तरह का इन्फेक्शन जो है वो खाने पीने की चीजों से ही प्राप्त करते हैं। कुछ गलत खा लिया तो इन्फेक्शन हो गया, कुछ गंदा पानी पी लिया तो इन्फेक्शन हो गया। तो ये जो कुछ गलत आपने खाया पिया है वो सबसे पहले जाएगा आपके पेट में। पेट में जाने के बाद उसे टैकल करना पड़ेगा। पेट का जो बहुत ही लो पीएच होता है उसे हाईली एसिडिक पीएच, जो इतना कम पीएच होता है उससे उसे टैकल होना पड़ेगा। अगर मान लीजिए वो पीएच उस पर्टिकुलर एंटीजन को वहीं के वहीं मारने में सफल हो गया तो ये इन्फेक्शन जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा और हम हेल्दी रहेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे वो पीएच नहीं रोक पाया उसे, इन्फेक्शन आगे बढ़ गया तो अगेन दूसरे इम्यून रिस्पॉन्स फिर शो होंगे। लास्ट इज फैगोसाइट्स। फैगोसाइट्स का काम क्या है? जो भी बाहरी दिखा बस उसे हमने एनगल्फ करके खा लिया। ये काम कौन करता है? मैक्रोफेजेस और नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स जैसे कि नाम ही से समझ में आता है, नेचुरली उनका काम ही है किल करके खाना। ऐसे सेल्स जो सामने कोई भी फॉरेन एंटीजेनिक सब्सटेंस दिखता है उनको तो वो उसे खा जाते हैं। मैक्रोफेजेस का काम भी यही है। मैक्रोफेजेस भी उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पे एंटीजन शो हुआ है शरीर में, वहां पे वो इकट्ठा हो जाते हैं एंड फिर वो अपने अंदर उस एंटीजन को एनगल्फ कर लेते हैं और उसके बाद उसको उनके अंदर जो मैक्रोफेजेस में बहुत सारे लाइसोजाइम्स मतलब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा कि
इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स किस किस तरह से शो होता है। अब हम बढ़ते हैं एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स की तरफ। एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को समझने के पहले हम समझते हैं कि इसके 4 मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इन 4 मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर आप समझ जाएंगे तो आप एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स की मोस्ट ऑफ द चीजें आसानी से समझ जाएंगे। पहला होता है एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी। इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स किसी भी एंटीजन के लिए स्पेसिफिक नहीं होता। ये हमेशा हर एक छोटे से छोटे एंटीजन के लिए, चाहे उसमें तिनके भर का ही अंतर क्यों ना हो, पर उसके लिए वो डिफरेंट तरह का इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है। मतलब उसके लिए एक अलग तरह की एंटीबॉडी बनाएगा और किसी दूसरे एंटीजन में जिसमें एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड का भी अंतर होगा तो वो उसके लिए एक अलग तरह की एंटीबॉडी बनाएगा। दूसरा होता है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का भी मतलब यही हुआ कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि सार्स वायरस है, सार्स वायरस के ही ढेरों वेरिएंट्स हैं, तो हर तरह के वेरिएंट के लिए एक अलग तरह का इम्यून रिस्पॉन्स शो होना चाहिए। इसलिए ये बहुत ही डाइवर्स होता है और हर तरह के एंटीजन को अलग तरह से टैकल करने की कोशिश करता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है इम्यूनोलॉजिक मेमोरी। इम्यूनोलॉजिक मेमोरी का मतलब ये हुआ कि एक बार हमारे शरीर ने किसी तरह के एंटीजन को देख लिया, समझ लिया और उसके लिए किसी तरह के एंटीबॉडी का निर्माण कर लिया, अब वो उसकी मेमोरी में हमेशा के लिए फीड हो चुका है। अगर कभी भी जीवन काल में दोबारा वो उसी एंटीजन को देखेगा तो उसे झट से याद आ जाएगा कि अच्छा, इससे मैं पहले मिल चुका हूँ, इसके लिए मैं एंटीबॉडीज बना चुका हूँ, अब मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं वही पूरी मेमोरी अपनी बाहर निकालूंगा और दोबारा उसके लिए एंटीबॉडीज बनाऊंगा और एक बेहतर इम्यून रिस्पॉन्स शो करूंगा। जो पहली बार हमारे शरीर में एंटीजन की एंट्री हुई थी उससे भी ज्यादा बेहतर इम्यून रिस्पॉन्स शो होता है जब वही एंटीजन दोबारा हमारे शरीर में आता है। इसका कारण है इम्यूनोलॉजिक मेमोरी। चौथा कैरेक्टरिस्टिक है सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन। इम्यून सिस्टम, जैसे कि हम शुरू से ही बात करते आ रहे हैं, इसका काम है किसी फॉरेन एंटीजन को पहचानना और उसको मारना या उससे जिस भी तरह का इम्यून रिस्पॉन्स टैकल करना चाहता है वो शो करना। लेकिन मान लीजिए ये काम करने में थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाए और हमारा इम्यून सिस्टम ये पहचानने में गड़बड़ी कर ले कि कौन सा सेल अंदर का है और कौन सा सेल बाहर का है, मतलब बाहर से जो बैक्टीरिया आया उसमें और हमारे शरीर के अपने खुद के एक सेल में वो डिफरेंशिएट करना अगर भूल जाए तो कितनी बड़ी विपदा आ जाएगी, ये हम सोच भी नहीं सकते। इस विपदा को बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। व्हेन हमारा ही शरीर ये फर्क करने में गड़बड़ कर देता है कि कौन सा एंटीजन बाहर का है और कौन सा हमारा ही खुद का सेल है और वो एंटीजन की जगह अपने ही सेल्स को मारने में लग जाता है, वो कहलाती है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। मतलब हमारा इम्यून सिस्टम में कुछ डिसऑर्डर आ चुका है। तो सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, हम हमारे खुद के कौन से सेल्स हैं और हमारे खुद के कौन से सेल्स नहीं है, इनका रिकॉग्निशन, इनका डिफरेंशिएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है इम्यून सिस्टम का, अडैप्टिव इम्यून सिस्टम का। तो ये तो पहला वीडियो था रिगार्डिंग बेसिक्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि बेसिक जो टर्मिनोलॉजी होती है इम्यून सिस्टम की वो काफी अलग होती है। लोगों को ये समझ में नहीं आता कि एपिटोप्स क्या होते हैं, एडजुवेंट्स क्या होते हैं, हैप्टेंस क्या होते हैं, इम्यूनोजन और एंटीजन में क्या अंतर होता है, एंटीजेनिसिटी वर्सेस इम्यूनोजेनिसिटी में क्या अंतर होता है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है इम्यून सिस्टम की वो क्या होती है और किसका मतलब क्या होता है। देखते रहिएगा।